प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। ये पाठ्यक्रम सेमेस्टर 3 में विकास के लिए संचार नाम का पाठ्यक्रम है, जिसके पहली यूनिट में हम आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है संचार के सिद्धांत। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों कि संचार के बिना जीवन अधूरा है। हम जीवन के हर मोड़ पर संचार की आवश्यकता को महसूस करते हैं। बिना संचार के जीवन अकेला भी हो जाता है। और यदि हम विकास की बात करें तो मैं स्व विकास से शुरू करूंगा कि आपके स्वयं के विकास के लिए भी संचार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अगर कहीं आप रोजगार के लिए भी जा रहे हैं तो बिना संचार कौशल के आपको अच्छा रोजगार मिलना नामुमकिन है। साथ ही साथ अगर आप परिवार में रह रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ में, तो अंतर्वैयक्तिक संचार जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसकी भी आवश्यकता बहुत अधिक है, ताकि परिवार में सामंजस्य बना रहे। और ये जो संचार के सिद्धांत हैं, ये परिवार का भी विकास कर सकें। परिवार से आगे बढ़ते हुए समाज जहां हम रहते हैं वहां पर भी संचार का महत्वपूर्ण योगदान है। और समाज ही क्यों, वरन देश और पूरे विश्व में संचार का महत्व जाना जाता है और माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इस पाठ्यक्रम को आप एक महत्वपूर्ण दर्जा देते हुए अध्ययन करिएगा कि किस प्रकार से संचार के विभिन्न पहलुओं का विकास के लिए महत्व होता है। आज जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा आज का जो विषय है वो है संचार के सिद्धांत। हमारी इस कार्यक्रम में विषय सूची इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की, उसके बाद संकल्पना, फिर संचार के सिद्धांत और फिर विकास के लिए संचार का महत्व। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। यदि हम संचार की बात करें तो इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है कम्युनिकेशन, और ये मूल रूप से एक लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ है सामान्य समझ। यहाँ पर कम्युनिस्ट को कम्युनिस्टों से ना कंफ्यूज किया जाए, बल्कि ये कॉमन सेंस की तरफ इशारा कर रहा है। और सामान्य समझ कितनी आवश्यक है संचार में, ये इसके नाम में ही स्पष्ट है। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन यानी संचार, और कम्युनिकेशन निकला है लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से, और कम्युनिस्ट का अर्थ है सामान्य समझ, तो आप समझ ही सकते हैं कि जब भी कभी किसी से भी संचार करें तो एक कॉमन सेंस जरूर रखें, एक सामान्य समझ जरूर रखें। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि स्व विकास के लिए संचार आवश्यक है, तो कभी कभी आप स्वयं से भी बातें करें, अपने आप से भी कम्युनिकेट करें, और वो कम्युनिकेशन भी एक कॉमन सेंसिकल और पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी किसी से हम कोई बात करें या कोई विचार या कोई संदेश साझा करें, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इसको हम संचार कहते हैं। बात करने, जैसे मैंने कहा कि मानव की एक अत्यावश्यक आवश्यकता है। जानवरों में उस प्रकार का वोकलाइजेशन नहीं है जो इंसानों में होता है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। कब उन्हें अच्छा लग रहा है, कब बुरा लग रहा है, कब दर्द महसूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें संचार के माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। इस मामले में मानव जाति को अन्य प्रजातियों से ऊपर की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि हमें संचार की सुविधा उपलब्ध है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है हमारे लिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस संचार की प्रक्रिया में हमें निश्चित रूप से एक पॉजिटिविटी के साथ में हिस्सा लेना चाहिए। जो हमारे मन में विचार हैं उनका आदान प्रदान करना, और जिस प्रकार के संदेश हम देना चाहते हैं उनको भी स्पष्टता से बतलाना, ये सब आवश्यक बातें हैं संचार के लिए। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो दो लोगों के बीच बातचीत या विचार या राय यानी ओपिनियन या भावना
का आदान प्रदान संचार के तहत आता है। तो जैसा मैंने कहा था, अपने आप से कम्युनिकेशन, स्व संचार, एक का दूसरे से कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्ति संचार, और इसी को हम अगर आगे बढ़ाएं तो एक व्यक्ति का अनेकों से संचार, वो भी संभव है, वन टू मैनी भी संभव है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो ये सारे संचार के पहलू होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम केवल शब्दों से ही संचार नहीं करते हैं, बल्कि कई बार हम हमारी भावनाओं का भी संचार करते हैं, और कई बार उन भावनाओं के लिए हमें जो है वो नॉन वर्बल, यानी कि जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसका भी सहारा लेना पड़ता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार आपके चेहरे पर जिस प्रकार के हाव भाव आते हैं, उससे सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाता है कि आपके अंदर किस प्रकार की भावनाएं उमड़ रही हैं। कभी आप अगर गुस्से में होते हैं तो वो भी सामने वाला देख पाता है। तो ये सारी बातें मैं आपको एक परिचय के तौर पर समझाना चाहता था कि संचार को हम किस रूप में लेना चाह रहे हैं। संकल्पना की यदि हम बात करें, संकल्पना यानी कि इंग्लिश में इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है, कि संचार वह गतिविधि या प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, जानकारी और अनुभवों का आदान प्रदान या विनिमय किया जाता है। तो ये बात मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी आपको बतलाई थी। यहाँ पर अनुभव साझा करना भी जुड़ गया है। तो यानी कि बातचीत भी हो गई, विचार भी हो गए, राय भी हो गई, भावना भी हो गई, और अब अनुभव भी हो गए। ये सारी बातें हमारे संचार में शामिल हो जाती हैं। यह एक क्रिया या प्रसारण का उदाहरण भी हो सकता है, वह जानकारी जो किसी माध्यम से वास्तव में संप्रेषित की जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि संचार जो है उसके लिए हमें कुछ माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यार्थियों, संचार की प्रक्रिया में एक संदेश भेजने वाला होता है, एक माध्यम होता है, और एक प्राप्त करने वाला होता है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेंडर, भेजने वाले को, माध्यम को चैनल, और प्राप्त करने वाले को रिसीवर। ये पूरी प्रक्रिया संचार की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो भी जानकारी है या जो भी बात है, जो भी मैसेज है, वो हम संप्रेषित कर रहे हैं, तो ये पूरा संचार की प्रक्रिया के माध्यम से ही हो रहा है। अब हम संचार के सिद्धांत पर आ जाते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल्स एंड 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर इसको 7 C's कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे टर्म्स जो हैं वो इसके इंग्लिश के लेटर C से प्रारंभ हुए हैं। अब यहाँ पर संचार के सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं, तो चाहे कार्यस्थल पर हो या व्यक्तिगत जीवन में, अच्छे संचार कौशल हमेशा आवश्यक है। तो मैंने आपको बतलाया भी हुआ है कि यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो और कोई कौशल अगर आप में हो ना हो चलेगा, लेकिन संचार कौशल का होना अत्यावश्यक है। क्योंकि अगर आप में संचार कौशल होगा तो ना केवल आपको एक अच्छा रोजगार भी मिलेगा, बल्कि आप उस रोजगार को प्राप्त करने के बाद में उसमें सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। ये संचार कौशल की महत्ता आपके जीवन में बतलाता है। और व्यक्तिगत जीवन में जैसा मैंने बतलाया कि परिवार में भी सामंजस्य बना रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, वैमनस्य ना बढ़े, तो उसके लिए भी संचार की आवश्यकता होती है। कई बार कोई परिवार का सदस्य अपने ही परिवार में लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करता, मन ही मन में अपनी बातें रखता है, घुटता रहता है। तो कई बार इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने संचार का महत्व नहीं समझा और अपनी बातों को दूसरों से साझा नहीं किया। कई बार अपने दुख को दूसरों से साझा करने से दुख कम हो जाता है, और इस प्रकार की जो अतिशय वाली बात है, आत्महत्या जैसी आत्मघाती बात, ये भी मन में नहीं आती है। फिर जैसा मैंने कहा, अच्छे संचार कौशल रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं, करियर में आपको वृद्धि दिला सकते हैं, और आपके सामाजिक आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्फिडेंस। इस सोशल कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया जा सकता है।
तो अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे, संचार के 7 C's सिद्धांतों की एक सूची है जिनसे आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सभी संचारों के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। और इन 7 C कंसेप्ट का उद्देश्य ये है, यह सुनिश्चित करना है कि जिस भी व्यक्ति से आप संवाद कर रहे हैं वे आपकी कही हुई बात को सही तरीके से समझ पा रहा है अथवा नहीं। विद्यार्थियों, जैसा मैं आपको बतला रहा था कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के जो सिद्धांत हैं ये आपके कम्युनिकेशन को और अधिक प्रभावी और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए बनाए गए हैं। और जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बतला दूं कि पहला C है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता, और ये है कि आप जो संदेश भेज रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। तो मैसेज शुड बी क्लियर। हम ये 7 सिद्धांतों को एक एक करके आने वाली स्लाइड्स में इसको एलोबरेट करेंगे, एक्सपांड करेंगे। दूसरा जो C है वो है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है पूर्णता, और यहाँ पर जो भी हम जानकारी दे रहे हैं संदेश में वो पूर्ण होना चाहिए। आधा अधूरा अगर जानकारी से भरा हुआ संदेश है तो फिर वो सामने वाले को भ्रमित ही करेगा, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा जो हमारा C है वो है करेक्ट, या करेक्टनेस भी कह सकते हैं। और करेक्टनेस का इसका अगर हम अर्थ लगाएं तो हिंदी में सहीता भी कहा जाता है और यथार्थता भी कहा जाता है। यानी कि जो भी हम संदेश में जो स्पष्ट होने के साथ साथ जो जानकारी भेज रहे हैं वो सही भी होना चाहिए। चौथा है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कि आपका बहुत संक्षिप्त होना चाहिए मैसेज, क्योंकि बहुत लंबा मैसेज होगा, बहुत बड़ा मैसेज होगा तो प्राप्तकर्ता जो है वो कई बार उसको ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएगा। आज तो हम लोग देखते भी हैं सोशल मीडिया वगैरह पे हर जगह कि आजकल जो जिस प्रकार के वीडियोस युवाओं में देखने का चलन है वो जितने छोटे, जितनी कम ड्यूरेशन के होते हैं उतने ही वो ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। तो यही मतलब है कंसाइज होने का कम्युनिकेशन के। पांचवा जो है फैक्टर या कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन वो कहलाता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब यह है कि जो संदेश भेजने वाला है वो प्राप्त करने वाले की भावनाओं को भी समझे, उसको भी कंसीडर करे। इसको हम ये भी कह सकते हैं विचारशीलता, संगति या विचारशीलता। क्योंकि ये वो बात है कि हम कोई ऐसी बात ना कह दें जो संदेश प्राप्त करने वाले की भावनाओं को चोट पहुंचा दे या उसको कहीं ना कहीं किसी परेशानी में डाल दे। तो ये जो मैंने आपको अभी तक बतलाया, पहला है क्लैरिटी, दूसरा है कंप्लीटनेस, तीसरा है करेक्टनेस, चौथा है कंसाइजनेस और पांचवा है कंसीडरेशन। अब रह गए 2 और कंपोनेंट्स, जिसमें कि एक आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब यह है कि ये थोड़ा सा रिपीटेशन में आ सकता है, क्योंकि पहले भी हमने कहा था कि एक्यूरेट भी होना चाहिए, संक्षेप में भी होना चाहिए। तो ये बात वही आ गई कि जानकारी सही हो और टू द पॉइंट होना चाहिए, फोकस्ड हो। और जो आखिरी है वो आता है कर्टसी। कर्टसी का मतलब यह है कि रिस्पेक्ट रेसिपिएंट्स फीलिंग, और ये भी जो है कंसीडरेशन से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि अगर आप कर्टियस होंगे तो आप कंसीडरेट भी होंगे। तो इस प्रकार से ये 7 C's को हम जो है अब विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे और फिर आपको ये समझाएंगे कि किस किस प्रकार से आप एक एक पक्ष को कैसे आप अपने संचार में ला सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने संचार में सुधार ला सकते हैं इन 7 C's का उपयोग करके। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहला था हमारा क्लैरिटी, और क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता। स्पष्टता में हमने जो आपको समझाना चाहते थे वो ये है कि संचार में स्पष्टता का मतलब है अनावश्यक, भ्रमित करने वाली या जटिल शब्दावली और परिभाषाओं से बचना। मैं यदि इसको लाइट वे में कहूँ तो शशि थरूर जैसी अंग्रेजी नहीं बोलना। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसमें हमारे शब्द जटिल ना हो और
इस प्रकार के शब्द हों जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो संदेश भेजने वाला उस शब्द का जो मतलब समझाना चाहता है, प्राप्त करने वाला भी उसका वही मतलब समझे, तो ये स्पष्टता के लिए बहुत जरूरी बात होती है। एक और दूसरी बात इसमें आती है कि एक स्पष्ट संदेश में आदर्श रूप से छोटे, सरल और सहज वाक्य होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है संदेश में, जैसा मैं कह रहा था आपसे कि यदि एक सेंटेंस हमारी जो है वो 25 वर्ड्स की अगर हो रही है, तो फिर वो सेंटेंस पढ़ने वाला शुरू से आखिर जब ख़त्म करता है तब तक वो भूल जाता है कि उसने शुरू में क्या पढ़ा था, और वो सेंटेंस को का मायना सही ढंग से नहीं निकाल पाता। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि हमारी जो संदेश है वो छोटा हो, सरल हो, यानी सिंपल लैंग्वेज हो, और सहज वाक्य होना चाहिए, ताकि वो जिस प्रकार से बोलचाल की भाषा में उपयोग आने वाले शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग वो करे। श्रोताओं का ध्यान रखने और ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि वे आपके संचार को समझते हैं। तो ये स्पष्टता इसलिए भी जरूरी है कि आप ये स्पष्टता स्वयं के लिए तो ला ही रहे हैं, लेकिन ये संदेश प्राप्त करने वाले के लिए भी अत्यावश्यक है कि जितना आपका संदेश स्पष्ट होगा उतने अच्छे से उसको समझ में आएगा और आपका संचार उतना अधिक प्रभावी होगा। उदाहरण के लिए, जब आप कर्मचारियों को कोई नई प्रक्रियाओं या कार्यविधियों के बारे में निर्देश देते हैं जो सामान्यतः जटिल होती हैं, तो संचार में स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम कल्पना करें कि यदि कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर उनका जो सुपरवाइज़र या मैनेजर है वो अपने ऑपरेटर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है नई प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में या नई तकनीकी के बारे में, और सामान्यतः ये काफ़ी जटिल बात है, तो उसको कैसे वो सरल करके, सिंप्लीफाई करके और स्पष्ट ढंग से उनको समझा दे, ताकि वो जब उसको कार्य में लाएं तो उनसे कोई गलती की संभावना ना रहे। जैसा मैंने कहा था कि हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप अपने संचार में स्पष्टता कैसे सुधारें। तो स्पष्टता सुधारने के तरीके में पहला है, मुहावरों का उपयोग सीमित करें या उन्हें पूरी तरह से हटा दें। कई बार क्या होता है कि कई मुहावरे क्षेत्रीय भाषा में होते हैं, तो दूसरे क्षेत्र के लोग जो हैं उन मुहावरों को समझ नहीं पाएंगे, या कई बार मुहावरों में क्योंकि अंतर्निहित अर्थ होता है तो उसको अगर वो फेस वैल्यू पर लेंगे तो कई बार उससे वो दुखी भी हो सकते हैं और कई बार उससे वो गुस्सा भी हो सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो मुहावरे कम से कम उपयोग में लाएं, और यदि लाना ही है तो ऐसे समूह में लाएं जहां पर उन मुहावरों का अर्थ सामने वाला समझता हो, ऑलरेडी ये मुहावरे उस समूह में प्रचलित हों, तब ये ठीक रहेगा। अन्यथा या तो सीमित करें या उसे पूरी तरह से हटा दें। दूसरा जो तरीका मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो खुद से हम पूछें कि जो संदेश हम भेजने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, और ये सुनिश्चित करें कि केवल मुख्य बिंदुओं को ही प्रमुख रूप से उजागर किया जाए। तो ये तो बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मित्रों, ये संदेश केवल मौखिक संदेश की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि लिखित संदेश के बारे में भी मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि हमें हमारे संदेश का उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि हम क्यों ये मैसेज भेज रहे हैं। और दूसरी बात ये होना चाहिए कि हम उस संदेश के जो मुख्य बिंदु हैं केवल उनको ही हाईलाइट करें, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करें। तीसरी बात जो है कि अगर हमें भ्रम से बचना है तो एक बार में एक विचार पर ध्यान दें। यानी कि यदि हम मान लीजिए कोई पत्र भी लिख रहे हैं तो अगर हमें 3-4 एस्पेक्ट्स को कवर करना है तो मेरा सुझाव होगा कि आप 3-4 पत्र लिखें। एक ही पत्र में अगर 3-4 बातें लिखेंगे तो वो चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। तो एक बार में एक विचार पर आप ध्यान दें, एक बार में एक प्रकार का संदेश आप भेजें तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। चौथा, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कि आप अपने संचार को सरल बनाएं, तकनीकी शब्दों और जार्गन को हटा दें जब तक कि वे श्रोता के लिए उपयुक्त ना हो। तकनीकी शब्दों का उपयोग तभी किया जाए जब उनका उस रूप में कहना आवश्यक हो।
यानी कि अगर मान लीजिए कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो रही है तो TQM कहने से हर कोई समझ जाएगा कि TQM स्टैंड्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से अगर कोई जार्गन्स का उपयोग हम कर भी रहे हैं तो ये पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे सुनने वाले हैं या जो मैसेज रिसीव करने वाले हैं वो उनसे ठीक ढंग से वाकिफ हों। पांचवा जो हमारा तरीका है वो है स्लैंग और संक्षिप्त रूपों को हटा दें। स्लैंग का मतलब होता है कि जो बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, क्योंकि अगर कहीं हम व्यवसायिक क्षेत्र में हम कार्यस्थल पर अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसकी गंभीरता बनाए रखने के लिए हमें जो है स्लैंग आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों के साथ में जो हम गैर औपचारिक जगहों पर जो हम संदेश का आदान प्रदान करते हैं वहाँ पर ये स्लैंग का उपयोग फिर भी ठीक माना जाता है, अन्यथा नहीं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था पिछले पॉइंट में कि TQM स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो तो ठीक है, लेकिन आप अदरवाइज कोई भी संक्षिप्त रूप को उपयोग में ना लें, क्योंकि कई बार होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति को उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है। अगर आपको बार बार उसका उपयोग करना है तो आप एक बार उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ब्रैकेट में TQM करके लिख दें, फिर आगे TQM का उपयोग करते चले जाएं उस कम्युनिकेशन में, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप अपने संदेश में स्पष्टता ला सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए कुछ तरीके और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सक्रिय वाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल होना चाहिए, पैसिव वॉइस का नहीं। यानी कि राम ने ये किया ऐसा होना चाहिए, बजाय इसके ये कहा गया, ये कहें हम कि ऐसा किया गया। अब राम ने ये किया और ऐसा किया गया, ये सक्रिय वाच्य और निष्क्रिय वाच्य के उदाहरण हैं। सक्रिय वाच्य में पता चल रहा है कि राम करता है, उसने ये किया है, और निष्क्रिय वाच्य में यानी पैसिव वॉइस में ये नहीं पता चल रहा कि किसने किया है। तो स्पष्टता लाना है तो सक्रिय वाच्य का उपयोग करें और वर्तमान काल का प्रयोग करें, प्रेजेंट टेंस का उपयोग करना आवश्यक है। ये आपको मान के चलना है कि जो भी आप संदेश या जो सामग्री आप भेज रहे हैं वो श्रोता के लिए नई है, तो उसी प्रकार से उस संदेश में स्पष्टता डालना आवश्यक है। मैंने पहले भी कहा कि यह सुनिश्चित करें कि छोटे छोटे वाक्य बनाए जाएं, चाहे बोलने में या लिखने में, ताकि सुनने वाला भ्रमित ना हो। यदि हम मौखिक संवाद कर रहे हैं तो हमें प्रस्तुति देते समय यानी प्रेजेंटेशन देते समय तेज बोलने या हकलाने से बचना है। तेज बोलने का अर्थ है कि रैपिड स्पीच, नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट। हम कई बार अपने अंदर कुछ ऐसा नर्वसनेस पाते हैं तो हम जब बोलने जाते हैं तो जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, वो हमारे नर्वसनेस की ही निशानी माना जाता है। तो वैसा नहीं करना है। और फिर कई बार हम सामान्य रूप से नहीं हकलाते हैं लेकिन नर्वसनेस के कारण हकलाने लगते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। धीरे बोलें ताकि श्रोता आपको स्पष्ट रूप से समझ सके। अब धीरे बोलने का मतलब यहाँ पर है कि लाउडनेस ऑफ द वॉइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी ऑप्टिमम लाउडनेस होना चाहिए। बहुत धीरे बोलेंगे तो भी सामने वाला फिर सुन नहीं पाएगा, थोड़ी देर में सुनना बंद कर देगा, तो वो भी संभव नहीं है। तो इसके लिए एक जो है ऑप्टिमम लेवल को पता चलना आपको और उस पर बने रहना ये आवश्यक रहेगा। तो ये कुछ तरीके थे जो आप स्पष्टता सुधारने में काम ले सकते हैं। अब हम दूसरे सी की तरफ आते हैं जो कि कहलाता है कंप्लीटनेस यानी पूर्णता। अब एक पूर्ण संदेश में सारी जानकारी, तथ्य और संदर्भ होते हैं जो प्राप्तकर्ता के लिए आवश्यक होते हैं। अब इसमें क्रियावली भी शामिल होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा संदेश तब पूर्ण होगा जब उसमें जो भी हम जानकारी देना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स और सारे रेफरेंसेस हमने अगर उसमें दे दिए हैं तो वो फिर संदेश पूर्ण माना जाएगा। और कॉल टू एक्शन का मतलब है कि आप इसमें संदेश में आप सामने वाले से क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कि अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए कोई ऑफिस ऑर्डर भेजा है तो उस ऑफिस ऑर्डर में पूरी जानकारी हो और साथ में नीचे ये कहा जाए कि सभी कर्मचारी सुनिश्चित करें कि वे कार्यालय समय पर पहुंचें और अपना काम
को ठीक ढंग से, प्रभावी ढंग से पूर्ण करें। तो ये कॉल टू एक्शन हो गया। तो इस प्रकार का एक हमें पूर्णता इसमें लाना चाहिए। अब आपको ये लगेगा कि हमने इस जब पहला पॉइंट दिया था स्पष्टता, क्लैरिटी का, तो वहाँ हमने कहा था कि मैसेज छोटा होना चाहिए, यहाँ हम कह रहे हैं पूर्ण होना चाहिए। तो पूर्ण होने का मतलब ये नहीं है कि मैसेज को आप बहुत बड़ा कर दें, छोटे मैसेज में भी आप पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये कार्य की तत्परता सभी पक्षों और संबंधित लोगों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। तो कार्य कितने समय में संपन्न होना है, किस प्रकार से हमें इस काम को अंजाम देना है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है जब हम पूर्णता की बात करते हैं। तो संदेश में ऐसी पूर्णता हो ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। कई बार हम कुछ इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, तो इनकम्प्लीट छोड़ने में सामने वाला इंतजार ही करता रहता है कि अभी ये और कुछ बोलेंगे, तो लेकिन वो आपकी तरफ से जब वो मैसेज आगे आता नहीं है तो वो संवाद आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए अपने संदेश को पूर्ण रखें ताकि उसके पूर्ण होने पर सामने वाला आपसे बातचीत कर सके। अब इसके लिए भी कुछ सुधार के तरीके हैं, कुछ संचार करते समय इसकी पूर्णता कैसे प्राप्त करें उसके कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहला ये है कि जानकारी देते समय तिथियां, समय, स्थानों, व्यक्तियों के नाम सटीक रूप से दें। और खासकर अगर हम लिखित रूप से संवाद कर रहे हैं तो कई बार हमने देखा है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कई बार डेट डालना भूल जाते हैं, कई बार उसमें रेफरेंस नंबर, डिस्पैच नंबर वगैरह डालना भूल जाते हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो। और कभी हम जो है लोगों के नाम सही ढंग से नहीं दे पाते, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी द्वारा जो दी गई जानकारी पूर्ण होने के साथ साथ सही भी हो। यदि आप कुछ श्रोताओं से कुछ अनुरोध कर रहे हैं तो स्पष्ट निर्देश शामिल करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आप दे रहे हैं वो स्पष्ट रूप से श्रोताओं को पता होना चाहिए। तीसरा जो हमारा सी है वो है यथार्थता। यथार्थता यानी इसको सहीता भी कहेंगे या करेक्टनेस। और यहाँ पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका संचार तथ्यों और व्याकरण से एकदम सही हो। हम ये भी सुनिश्चित करें कि हमारा संचार सही है। सभी तथ्यों और आंकड़ों को एक बार दोबारा भी जांच लें। संचार, खासकर लिखित संवाद में हमने जो बनाया है पत्र, उसका पहला ड्राफ्ट माने और उसको एक बार दोबारा पढ़ के उसमें जो कुछ सुधार करके ही फिर उसको भेजा जाए। कुछ और बिंदु जो हमें ध्यान में रखने चाहिए कि यदि संभव हो तो अपने लिखित दस्तावेजों की समीक्षा और सुधार एक अनुभवी प्रूफ रीडर से करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सुनिश्चित करें कि संदेश में उपयोग किए गए तथ्य और आंकड़े एकदम सटीक और सही होना चाहिए। संदेश में सही और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करें। यदि हम अपने अधिकारी से बात कर रहे हैं तो उस प्रकार के आदरपूर्वक भाषा हो, और यदि हम अपने साथियों से, मित्रों से बात कर रहे हैं तो भी भाषा में एक संयम होना आवश्यक है। संपादन करने से पहले पूरे मसौदे को लेकर शुरू से लेकर अंत तक पूरा करें। यानी कि आप जो भी संदेश भेज रहे हैं उस संदेश को आप पहले एक बार पूरा गो थ्रू करके, एडिट करके प्रॉपरली फिर आप उसको भेजें। और फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि संदेश में कोई गलती नहीं है, त्रुटि मुक्त है, उसको एक बार शुरू से अंत तक पढ़ करके कहीं कोई टाइपोग्राफिकल या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो उसमें नहीं जा रही है, उसका भी आप ध्यान रखें। आजकल तो बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं स्पेल चेक और शब्दों उपयुक्त उपयोग के लिए। हम ऑनलाइन टूल्स जैसे थेसारस और डिक्शनरी आदि का उपयोग हम कर सकते हैं। चौथा जो सी है वो हमारा चौथा सी कहलाता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब जो हुआ वो है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस में यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने विषय पर टिके रहें, विषय से हटे ना। कई बार आप जब फेस टू वन कम्युनिकेशन करने जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो आपसे किसी विषय पर बात शुरू करते करते वो कहीं के कहीं बातों को ले जाता है, पहुंच जाता है, और आखिर में आधे घंटे बात करने के बाद में आपको लगता है कि सिर्फ समय व्यर्थ हुआ है और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको उस विषय के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली जिसके बारे में वो व्यक्ति आपको बात करने के लिए बुलाया था। तो आवश्यक है कि आप अपने संदेशों को संक्षिप्त और सरल रखें और तभी आपके कंसाइजनेस आ पाएगी। यदि आप 5 शब्दों में कह सकते हैं तो 10 शब्दों का उपयोग ना करें। तो इस प्रकार से हमें कई बार जो है वो ये शब्दों का चयन बड़े सावधानी से करना चाहिए, चाहे बोल रहे हो चाहे लिख रहे हो।
हमें अपने संदेशों को दोहराना नहीं चाहिए। हम सामने वाले को दोनों बातें लगती हैं, एक तो वो बोर होता है, दूसरा उसको लगता है कि ये मुझे क्या मूर्ख समझता है कि बार बार क्यों ये इस बात को दोहरा रहा है। आप जितने अधिक बार उसको कहेंगे, दोहराएंगे, भ्रम भी उतना अधिक ही होगा। तो इस भ्रम से बचने के लिए केवल उन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आपको संप्रेषित करना है, तो आपके संदेश में संक्षिप्तता बनी रहेगी। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा कि जिन टिप्स के माध्यम से आप अपने संचार के या संप्रेषण को या अपने संदेश को कैसे आप संक्षिप्त रख सकते हैं। पहली बात है, सिर्फ संबंधित जानकारी और प्रमुख विवरण ही उसमें शामिल करना है। दूसरी बात, जैसा मैंने अभी कहा, खुद को बार बार नहीं दोहराना है। तीसरी बात यह है कि आप सुनिश्चित करें कि अनावश्यक शब्दों का उपयोग ना करें, जैसे आधार रूप से, स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से। उदाहरण के लिए, अब कई बार इनकी आवश्यकता नहीं होती है, जहां नितांत आवश्यक हो केवल वहीं इनका उपयोग किया जाए। और चौथी और आखिरी टिप है कि संदेश को समझने में आसान और स्पष्ट बनाएं कि सामने वाला जो है इसको ठीक ढंग से समझ सके। अब हम बात करते हैं 5वें सी की, जिसका कि तात्पर्य है संगति और विचारशीलता। यानी कि जिसको हम कहते हैं आपका जिस प्रकार से हमारा जो संदेश है वो एक कंसिस्टेंट भी होना चाहिए और कंसीडरेशन इसमें होना चाहिए। तो सही संदेश के लिए वाक्य रचना और वाक्य का प्रवाह महत्वपूर्ण है। हम ये भी सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियां व्याकरण रूप से सही हों और सभी तथ्य एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हों। संगति के बिना पाठक जल्दी ही रुचि खो सकते हैं या वे संदेश को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे जिसे आप देने की कोशिश कर रहे हो। कई बार किताबों के लेखकों को भी इस बारे में जानकारी देना होती है कि वो जो लिख रहे हैं उसका उनके पाठक ठीक ढंग से उसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ये भी सुनिश्चित करें कि आपका संदेश खुद ही समझने में कठिन ना हो। विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में जिसका कि शीर्षक है संचार के सिद्धांत, इसमें हमने आपको कुछ विशेष बातों के बारे में बतलाया। जैसे सबसे पहले संचार का आपको परिचय दिया, फिर हमने संचार की संकल्पना दी, फिर हमने आपको संचार के सिद्धांत जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है उनके बारे में बतलाया, और फिर हम इसको आगे ले जाएंगे भाग 2 में, जहां पर हमारे 6वें और 7वें कंपोनेंट भी आएंगे और इसका अगला भाग बाद में आएगा।